6 साल की बच्ची जिसे बोलना नहीं आता, उसने ड्रैंक बनाई और मीडिया वालों को और पुलिस को बताया कि ये मेरी मम्मा है और ये कातिल का हाथ है। कातिल ने मेरी मम्मा का गला दबाया, उसके बाद मेरी मम्मा की हड्डियाँ तोड़ी। 9 जगह से मेरी मम्मा की हड्डियाँ तोड़ने के बाद एक रस्सी लेके आया, पंखे में रस्सी को बाँधा और मेरी मम्मा को उस पंखे के साथ लटका दिया। अगले दिन मैं वहाँ पे बैठी हुई थी कि कातिल आया, उसने मेरी मम्मा को नीचे उतारा और हॉस्पिटल लेके चला गया। वहाँ पे जाके उसने शोर करना शुरू कर दिया कि इसको कोई कत्ल करके चला गया। ये सब कुछ जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने एक्शन लिया और उस कातिल को पकड़ लिया। आखिर वो कातिल कौन है और बच्ची ने कैसे गवाही दी एक ड्रैंक बना के, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चले जाके केस को शुरू करते हैं। नजरीन, मैं बात कर रहा हूँ सोनाली भदौलिया केस के बारे में। इस केस की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर झांसी से। यहाँ पे शिव परिवार नामी एक कॉलोनी पड़ती है। इस कॉलोनी में एक बीवी रहती है जिसका नाम सोनाली भदौलिया है और इसका एक शोहर है जिसका नाम संदीप है। इनकी एक 5 से 6 साल की बेटी है जिसका नाम प्रेरास है। नाजरीन, ये इनकी बेटी काफी लाडली है और ये परिवार काफी खुश रहता है। इस परिवार के साथ इस संदीप की बड़ी भाई भी रहते हैं और उसकी बीवी भी रहती है। इसकी माँ भी इनके साथ ही रहती है, लेकिन इन लोगों के अलग अलग रूम है और इनका एक अलग फ्लोर है। ये तीनों अपने अलग फ्लोर में रहते हैं। 27 फरवरी 2019 को इस संदीप के घर वाले इसकी शादी के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे थे कि आगे चल के सोनाली के घर वाले इनको मिल जाते हैं और यूं इनकी बातचीत होती है और तय होने के बाद इनका रिश्ता हो जाता है और यूं सोनाली और संदीप की साल 2019 में शादी हो जाती है। आगे जाकर सोनाली साल 2020 में प्रेग्नेंट होती है और साल 2020 के अक्टूबर के महीने में उसे एक बच्चे की पैदाइश होती है जो एक लड़की होती है और ये वही लड़की है जिसकी उम्र अब 5 साल है। इनका वक्त ऐसे ही गुजरता रहता है कि अब टाइम आ चुका होता है 12 फरवरी 2025 का। आज के दिन इस सोनाली के मामा के बेटे की शादी है जो कि सिमदम इलाके में रहता है, इनके घर से 68 किलोमीटर दूर। ये वहां पे जाना चाहती है, ये अपने शोहर को बोलती है कि मैं वहां पे शादी पे जाना चाहता हूँ। इसके कजन ने इसकी पूरी फैमिली को अपनी शादी के ऊपर पैगाम भेजा होता है कि आप सब लोगों ने मेरी शादी के ऊपर आना है, लेकिन इसका शोहर संदीप जो होता है वो अपनी बीवी सोनाली को कहता है कि तुम चली जाओ, मेरा मूड नहीं है। लिहाजा ये 12 फरवरी 2025 को इस झांसी के समदम इलाके में शादी के लिए चली जाती है। इसके माँ बाप ने भी इस शादी में आना होता है, इसलिए ये काफी मुतमिन और इंतजार में बैठी होती है कि कब मेरा माँ बाप और बहन भाई आए और मैं उनसे मुलाकात करूं। तब इसके माँ बाप और बहन भाई भी आ जाते हैं और ये लोग शादी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। 14 फरवरी 2025 वाले दिन इसके कजन की बारात आती है और यूं शादी अटेंड करने के बाद 16 फरवरी 2025 को इसका शोहर संदीप से फोन करता है कि देखो मुझे मेरी बेटी की याद आ रही है, तुम मेरी बेटी को लेके वापस घर आ जाओ। ये अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को बताती है। वो सब लोग भी इसे समझाते हैं कि बेटी ठीक है, हमारा शोहर है, अगर वो तुम्हें घर मंगवा रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम ना गई तो वो नाराज हो जाएगा। लिहाजा ये अपने घर लौट के आ जाती है। अब रात ये मियाँ बीवी आपस में बातें करते रहते हैं, वक्त इनका गुजरता रहता है। 16 फरवरी की रात को ये सो जाती है। अगले दिन 17 फरवरी को इसका शोहर सुबह सुबह उठ के देखता है कि इसकी बीवी पहले तो सुबह उठ जाती है इसके उठने से पहले, लेकिन आज वो नहीं उठी, ना ही घर के काम कर रही, उसके दरवाजा भी कमरे का बंद है। वो अपनी बीवी के रूम को जाके खटखटाता है लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल। काफी आवाजें भी देता है अपनी बीवी सोनाली को, लेकिन कोई भी बोलता नहीं, ना ही दरवाजा खोलता। वो परेशान हो जाता है और दरवाजे को पीटना शुरू कर देता है और तोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूं कि इनके घर में जगह जगह के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। इस दरवाजे के सामने भी कैमरा लगा हुआ है। ये जितनी भी हरकतें कर रहा है सारा कुछ नोटिस कर रहा है कैमरा। अब ये दरवाजे को तोड़ता है और अंदर जाके क्या देखता है कि इसकी बीवी ने गले में फंदा डाला हुआ है और खुदकुशी कर रही है। इसकी बेटी जो 5 साल की होती है बेड के ऊपर बैठी रो रही होती है। अब ये जल्दी जल्दी अपनी बेटी को पकड़ता है और अपनी बीवी को नीचे उतारते हैं और इसके घर वाले भी इसके साथ मिलते हैं। जल्दी जल्दी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां पे सुबह 7:30 बजे ये इस सोनाली के बाप संजय को कॉल कर देते हैं। संजय त्रिपाठी जो होता है इसका घर मध्य प्रदेश के इलाके में होता है। ये मध्य प्रदेश के गांव टीकम में रहता है जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर होता है। इनको वहां से आने के लिए घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो ये संदीप से पूछते हैं कि आखिर हमारी बेटी को क्या हुआ। ये बोलता है कि इसने खुदकुशी कर ली। घर वाले पूछते हैं कि क्यों खुदकुशी करी। ये कहता है कि जब रात को ये आई इसका और मेरा इस चीज के ऊपर झगड़ा होना शुरू हो गया। इसने मुझे बोला कि तुमने इतनी जल्दी मुझे शादी से क्यों वापस मंगवा लिया। इस बात के ऊपर हमारी बहस बनी। ये अपने रूम में चली गई, उसके बाद जाके सो गई। सुबह जब मैंने उठ के देखा तो इसने फांसी ली हुई थी और ये मर चुकी थी। अब इनकी तू तकरार बढ़ती जाती है कि सोनाली का बाप संजय त्रिपाठी जो होता है वो पुलिस को कॉल कर
कर देता है और पुलिस आ जाती है। इसकी सोनाली की जो बेटी होती है 5 साल की, वो अपने नाना और नानी के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बड़ा ताया अबू उसे रोक लेता है और एक दफ़ा उसकी दादी रोक लेती है। लेकिन जब पुलिस आती है तो वो छूट के उनके पास चली जाती है। अब ये सब घर वाले संदीप और इसका बड़ा भाई, इसके बड़े भाई की बीवी और माँ गायब हो चुके थे और संजय त्रिपाठी जो था वो पुलिस के सामने धरना देना शुरू कर देता है कि इन लोगों ने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। आप लोग मेरी बेटी के कातिलों को पकड़ें, फिर ही हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने देंगे और फिर ही इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। अब इसकी जो 5 साल की बेटी थी सोनाली की, उसे ड्रैग बनाने का काफ़ी शौक था। वो घर में भी अक्सर ड्रैग वगैरह बनाती रहती और अपनी दादी, माँ और अपने बाप को घूम-घूम के दिखाती रहती कि देखो ये मैंने ड्रैग बनाई है, और ये अपने इस काम में मसरूफ़ रहती। अब ये बार-बार अपनी मम्मा को याद करके रो रही थी। इस वजह से इसके मामू ने एक कॉपी और पेन इसे ले दिया कि तुम यहाँ पे बैठ के ड्राइंग बनाओ, अभी तुम्हारी मम्मा आ जाएगी। ये बच्ची ड्राइंग बनाना शुरू कर देती है कि मीडिया वाले भी वहाँ पे बैठे होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं, कि इसके ननिहाल वाले भी वहाँ पे होते हैं। नाना के गोद में बैठी हुई ये ड्राइंग बनाती है। इसके घर वाले पूछते हैं कि बेटी ये किसकी तुमने ड्राइंग बनाई? तो इसने तस्वीर बनाई होती है, कहती है ये मेरी मम्मा है। साथ एक हाथ बनाती है और एक आदमी का चित्र बनाती है। बाकी नाना और मामू वगैरह पूछते हैं कि ये कौन है? वो कहती है कि ये मेरे पापा हैं। पापा मम्मा को मार रहे हैं, और पापा ने ही मम्मा को मारने के बाद उसका गला दबाया और रस्सी उसके गले में डाल के पंखे के साथ उसे लटका दिया। अब सब कुछ सामने आ चुका था, रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज आया कि इसकी मौत तो रस्सी गले में डालने से ही हुई है, लेकिन 9 जगह के ऊपर इसे चोटें लगी हुई हैं। इसे कत्ल करने से पहले किसी ने इसके साथ तशद्दुद किया, इसे मारा पीटा गया और इसका गला भी घोंटा गया। उसके बाद इसके गले में रस्सी डाल के फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया। अब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और संदीप और उसके घर वालों को ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले संदीप गिरफ्तार होता है, उसके बाद उसकी माँ और उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब यहाँ पे सोनाली के बाप संजय त्रिपाठी से पूछा जाता है कि आखिर आपकी बेटी का इन लोगों के साथ रिश्ता कैसा था, आप लोगों का इनके साथ रिश्ता कैसा था, क्यों ये सब कुछ हो गया? तो यहाँ पे सोनाली का बाप संजय त्रिपाठी बताता है कि जिस दिन हमने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया और ये फैमिली हम लोगों को मिल गई, हम लोगों ने इनके साथ एक बात तय करी, लेकिन इन लोगों ने जिस दिन बारात लेके आए उस दिन हमारे सामने डिमांड रख दी कि भाई हम लोगों को तुम लोगों ने जहेज काफी ज्यादा देना है और नगद 20 लाख रुपया भी देना है। मैं एक गरीब बंदा था, लेकिन मैं क्या करता, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए मैंने अपनी 8 एकड़ जमीन बेची और इन लोगों को 20 लाख रुपया दिया। और यहाँ पे जो बुक किया हुआ था होटल, इसका 75,000 रुपया रेंट भी आधा इन लोगों को दिया और इनके रिश्तेदारों के लिए और इनके लिए खाने की भी अच्छी दावत का एहतमाम किया। मैंने ब्रांडेड कपड़े और ब्रांडेड जूते और बाकी ब्रांडेड सामान इन लोगों को लेके दिया। इन लोगों की डिमांड यही थी कि हमें अच्छा फर्नीचर लेके देना है और हर चीज हमारी ब्रांडेड हो, कोई भी चीज ब्रांड से कम ना हो। इसलिए मैं लड़की का बाप था और मैं मजबूर था, मैं लेके देता गया कि मेरी बेटी का घर बस जाए। और यूं ये मेरी बेटी को ब्याह के अपने साथ ले गए। साथ लेके जाने के कुछ दिनों बाद इन लोगों ने मेरी बेटी को ताना देना शुरू कर दिया कि तुम तो अच्छा दहेज लेके नहीं आई हो, तुम्हारा दहेज तो नाकस है, और तुम अपने घर वालों से कार भी लेके आती, तुम कार क्यों नहीं अपने दहेज में लेके आई? शादी के 4 दिन बाद ही इन लोगों ने मेरी बेटी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि जाओ अपने घर वालों से कार लेके आओ। लेकिन मेरी बेटी चुप करके ये टॉर्चर सहती रही और हम लोगों को नहीं बताया। लेकिन पानी जब सर के ऊपर से गुजर गया, 2 महीने बाद इस लोगों ने मेरी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब जुल्म हद से बढ़ा तो उसने मुझे आके बता दिया और रोना शुरू कर दिया कि पापा मैं वहाँ पे रह नहीं सकती, वो लोग मेरे साथ जुल्म की इंतहा करते हैं और मेरे साथ डिमांड करते हैं कि अपने घर वालों को मनाओ और हमारे लिए एक कार लेके आओ। अब मैं गरीब बंदा था, मैं कार नहीं दे सकता था। मैं इनके पास आया, इनको काफी समझाया बुझाया और अपनी बेटी को छोड़ के चला गया। लेकिन उन लोगों की हरकतें यही थी। एक दिन मेरी बेटी को हमल था, लेकिन उस बंदे ने ये नहीं सोचा कि इसको हमल है, उसने मारा पीटा और उसकी तबीयत खराब हो गई। वो 8 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रही। 8 दिन बाद उसे छुट्टी हुई, वो घर आई, मैं उसको लेके अपने घर आ गया। अब मैंने बोला कि भाई मैंने अपनी बेटी को आप लोगों के पास नहीं भेजना, आप लोगों ने मेरी बेटी को ऐसे करके कत्ल कर देना है। लेकिन वो शराब पी के एक दिन आया और उसने बोला कि चलो सोनाली मेरे सामने आगे लगो, मैं तुम्हें अपने घर लेके जाने के लिए आया हूँ। अब भेजते तो क्या ना करते, मजबूरी में हमने भेज दिया कि बेटी का घर बस जाए। हमारी बेटी भी मजबूर होकर साथ चल पड़ी और वो चली गई। कुछ दिन ये ठीक रहा और उसके बाद फिर मेरी बेटी को हमल हो गया। अब ये हमल पूरे 9 महीने मेरी बेटी के पेट में रहा। तब मेरी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए और वहां पे जाके
साल 2020 में मेरी बेटी ने एक लड़की को जन्म दिया। जब संदीप के घर वालों को और संदीप को पता चला कि लड़की पैदा हुई है, तब वो लोग मेरी बेटी को हॉस्पिटल छोड़ के ही वहां से वापस घर आ गए और मेरी बेटी की कोई ख्याल, कोई देख रेख नहीं रखी। तब हम लोग पीछे गए और अपनी बेटी को जाके संभाला और अपनी दोती को भी जाके संभाला। फिर मैं अपनी बेटी को अपने घर लेके आ गया। लेकिन इन लोगों ने फिर कुछ अरसे बाद ये शराब पी के संदीप मेरे घर आया और यूं अपनी बीवी को फिर साथ लेके चला गया। अब की बार मेरी बेटी को फिर कुछ अरसे बाद हमल हो गया और वो किचन में तवा के ऊपर रोटियां पका रही थी। इसका शोहर संदीप आया और उसने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा और तवे के ऊपर रख दिया और ऊपर से दबाए रखा जितनी देर तक मेरी बेटी का हाथ जल नहीं गया, और एक लात मारी मेरी बेटी के पेट में, उसका हमल भी जाया हो गया। तब मेरी बेटी बेहोश हो गई, उसे हॉस्पिटल जाकर दाखिल करवाना पड़ा। तब मैंने उसका मेडिकल लिया और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी और दहेज का केस भी दर्ज करवा दिया। इस टाइम साल 2022 की बात है। उसके बाद ये केस चलना शुरू हो गया और 2 साल तक ये केस चला। साल 2024 में इस केस का फैसला आने वाला था कि इस संदीप ने पहले ही मेरी बेटी की आगे मिन्नतें करनी शुरू कर दी, उसे मनाना शुरू कर दिया कि जो मुझसे गलतियां होगी उसे माफ करो, अब तुम मेरे साथ सुलह कर लो और मेरे साथ घर चलो। तब मैं नहीं मान रहा था, मैं अपनी बेटी को भी समझा रहा था, बाकी रिश्तेदारों को भी समझा रहा था, लेकिन मेरे सारे रिश्तेदार बीच में पड़ गए। उन लोगों ने सोचा और बोला कि देखो भाई, संजय त्रिपाठी बेटी का घर बसाना है, अब ज्वाई लेने आया है तो इसके साथ हम लोग भेज देते हैं, हम लोग कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। मैं बोली जा रहा था कि केस खत्म होने के बाद, सुलह होने के बाद कुछ महीने बाद भेजेंगे ताकि इस बंदे का आना जाना तो ठीक हो जाए, हम लोग को ये पता तो चल सके कि आया ये इसी रंज की वजह से मेरी बेटी को लेके नहीं जा रहा, सुलह सफाई ही की वजह से लेके जा रहा है और इसकी नीयत भी ठीक है। लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने प्रेशर डाला और यूं मैंने इसके साथ अपनी बेटी भेज दी। मेरी बेटी को इसके घर आए अभी 1 महीना भी ना हुआ था, तब ये शादी आई और शादी के ऊपर मेरी बेटी गई। बाद में इसने शादी के बाद वापस मंगवाया और इसके ज़हन में यही प्लान चल रहा था कि मैं अपनी बीवी को कैसे कत्ल करूं। जब मेरी बेटी वापस आई तो इसने मेरी बेटी को कत्ल कर दिया। अब जब ये गिरफ्तार हो चुका था तो इससे पूछा गया, पहले तो ये मान नहीं रहा था, लेकिन बाद में संदीप मान गया और उसने बोला कि भाई कैमरे लगे हुए थे, इस वजह से मुझे नाटक करना पड़ा और बार बार दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ा, और डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 4 बजे इसे हॉस्पिटल लेके आया गया था। लेकिन इसके शोहर संदीप ने इसके बाप संजय त्रिपाठी को बताया था कि सुबह 7:30 बजे मैंने उठ के देखा। लेकिन यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि ये 4 बजे उठ के क्या कर रहा था। फरवरी के दिनों में कोई 4 बजे उठ के बाहर नहीं घूमता, सर्दी की ठंडी रातें होती हैं। लेकिन ये संदीप उठ के आया, चूंकि इसे पता था कि कुछ हो रहा है। इसने सारा कुछ पहले ही प्लान कर रखा था और इसने सारा कुछ खुद पहले ही किया था। अब ये खुद बताना शुरू करता है कि मैंने अपनी बीवी को खुद ही कत्ल किया। उस रात मेरी बेटी भी मेरे पास थी और मेरी बीवी की झगड़ा हो रहा था इसी वजह के ऊपर कि इसने मेरे ऊपर 2 साल केस करवाई रखा और दहेज भी कम लेके आई थी और मुझे कार भी नहीं लेके दे रही थी। मैंने अपनी बीवी का गला दबाया और उसे पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो बेहोश होकर गिर गई। मैंने सोचा कि शायद वो मर गई है। अब की बार मैंने उसे उठाया और रस्सी के साथ, पंखे के साथ लटका दिया, लेकिन लटकने के बाद वो हिलना शुरू हो गई। तब मुझे पता चला कि वो बेहोश हुई थी, अब मरी है। लिहाजा ये सब कुछ करने के बाद मैं बाहर आ गया और अंदर से कुंडी लगाने का नाटक किया और जानबूझ के दरवाजे को तोड़ता रहा ताकि कैमरे में ये चीज आए कि मैं दरवाजा अंदर से लगा था, तोड़ने की कोशिश करता रहा। अगर हम लोग कैमरे बंद कर देते तब पुलिस को शक हो जाना था कि इन लोगों ने जानबूझ के कैमरे बंद किए, इन लोगों ने ही कत्ल किया। अब ये केस चलना शुरू हो जाता है। आगे जाके अदालत में ये चीज साबित हो जाती है कि संदीप का बड़ा भाई और उसकी जो भाभी है और उसकी जो माँ है, ये लोग केस में नहीं है। इन लोगों का कोई भी रोल नहीं है इस केस में। इसकी माँ की जमानत हो जाती है और संदीप का बड़ा भाई और उसकी भाभी जो होती है वो इस केस से बरी हो जाती है। लेकिन संदीप जो होता है उसके ऊपर 302 लग जाती है और ये क्लियर हो जाता है कि इसने ही अपनी बीवी को कत्ल किया। अब इसका ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। इस संदीप का वकील जो होता है वो अदालत में आके बयान देता है कि देखे भाई, उसने रस्सी अपने गले में खुद डाली हुई थी, उसकी मौत भी रस्सी गले में डालने की वजह से ही हुई। अब तशद्दुद वाली चीज जो है पोस्टमार्टम में ये डॉक्टरों ने अपने पास से लिखी, उसके जिस्म के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं लगा था। यहाँ पे एक छोटी की बच्ची की वजह से तो हम किसी को सजा नहीं दे सकते। हो सकता है उसकी बेटी जो है उसे उसके ननियाल वालों ने सिखा दिया हो कि अपने बाप के खिलाफ ऐसे बयान दो, वरना 5 साल की बच्ची को क्या पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। संदीप भी यही चीज कहता है कि जब ये शादी के बाद वापस आई, मेरा इसके साथ थोड़ा सा झगड़ा हुआ, उसके बाद हम लोग अलग
अलग रूम में सोते थे, हमारी बेटी अलग रूम में सोती थी। हम अपनी बेटी को वहाँ पे अलग सुलाते थे। मेरी बीवी अपनी बेटी को सुलाने दूसरे रूम में चली गई और उस रूम से उठ के वापस मेरे पास आई ही नहीं। लेकिन सुबह जब मैंने उठ के देखा तो उसने खुदकुशी कर ली थी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उसने जानबूझ के खुदकुशी करी। लेकिन सरकारी वकील जो होता है वो कहता है कि देखें सबूत जो है, छोटी सी बच्ची, इसने उसके सामने कत्ल किया, इसके ज़हन में यही चीज़ था कि उसे किसी चीज़ का इल्म ही नहीं, वो तो बच्ची है। लेकिन बच्चों के सामने जो चीज़ आती है वो बार-बार करके दिखा भी देते हैं। अब उसे बोलना नहीं आ रहा था तो उसने ड्रैंक बना खा दी। अब छोटी सी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? कानून के मुताबिक अगर कोई बच्चा गवाही देता है तो उसकी गवाही डायरेक्ट गवाही ही मानी जाती है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमने कब झूठ बोलना है और कब सच बोलना है। खैर आगे चल के ये अगस्त 2025 को अपनी ज़मानत दायर कर देता है कि मैं बेकसूर हूँ, लिहाज़ा मुझे ज़मानत के ऊपर बाहर जाने दिया जाए। लेकिन अदालत इसकी ज़मानत खारिज कर देती है और फिलहाल ये जेल के अंदर है और इसका मुकदमा चल रहा है। आगे जो इसके खिलाफ फैसला आएगा वो तो आगे चल के पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।